Welcome to Mr. Jiten. I welcome Mr. Jiten for this SAGE talk on the need of software in civil engineering. Shall I start? Unmute कर लें, unmute. अनम्यूट कर लिया सर, चलिए स्क्रीन शेयर कर दिया। आवाज नहीं आ रही अभी, आवाज नहीं आ रही है। ओके हेलो हेलो सर, अभी आ रही है? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। ओके ओके सर, ओके थोड़ी कम है हमारा आवाज में। ठीक है, इसको पास में रखता हूँ मैं। ठीक है सर, अभी या फिर इसको? अब ठीक है, अब ठीक है। ओके अब सर, स्टार्ट ओके करें हम। जी सर। यहाँ पर कुछ स्क्रिबलिंग्स हो गई है। हाँ ठीक है।
ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग जो सुन रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अभी ये फेस टॉक हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इन सिविल इंजीनियरिंग। तो समय बहुत कम है, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और थोड़ा से समय में जो मैक्सिमम कवर किया जा सकता है वो करते हैं इसमें। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इन सिविल इंजीनियरिंग, जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर हैं अभी। ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर हैं और ये कहीं ना कहीं मैंने अपने वर्क में यूज़ किए हुए हैं। और इसके बाद हम सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि व्हाई डू वी नीड अ सॉफ्टवेयर। तो आवाज अभी भी हमें थोड़ी सी कम आ रही है। अच्छा, नहीं, आवाज ठीक आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। आ रही है? ठीक, अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी जी कंटिन्यू। जी 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 सर। तो पहला सवाल जो है, व्हाई डू वी नीड अ सॉफ्टवेयर। तो सिविल इंजीनियरिंग में हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके बेसिक 3 रीजन है। देयर आर मल्टीपल रीजन, बहुत सारे रीजन है, पर बेसिकली 3 बड़े रीजन अगर हम देखें तो टू अचीव द प्रिसिशन इन वर्क, हमारा जो वर्क है वो प्रिसाइज हो, उसमें कोई गलती ना हो, इसलिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। पहले जो ड्राफ्टमैन वगैरह होते थे वो अपने हाथ से बनाते थे स्केचेस वगैरह, तो स्टिल देयर बी अ ह्यूमन एरर, उसमें हमेशा गलती की संभावना होती थी। But when it is done by a computer or the software, then it is almost impossible to have a kind of error in that. So our work, हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। दूसरा है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ वर्क। सही बात है कि जो काम आप कई बार महीनों लग जाते थे किसी डिज़ाइन को एनालाइज करने में और उसका वर्कआउट, उसको स्केचअप करने में, उसके ड्राइंग बनाने में, जो ये काम अभी महीनों के काम कुछ कुछ मिनटों में हो जाते हैं, घंटों में हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और उससे काम बहुत हैंडी हो जाता है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप देखिए कोई भी एक ड्राइंग है 10, अभी मैं आपको ड्राइंग भी शेयर करूँगा। तो अगर G+3, अगर G+4 बिल्डिंग, एक G+4 बिल्डिंग अगर आप ड्राइंग डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें अगर मैन्युअली डिजाइन करते हैं तो कई दिन लग सकते हैं उसमें। लेकिन जबकि अगर कोई भी एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपके जैसे बच्चे जो बीटेक के बच्चे हैं, वही चाहे तो नॉट मोर देन 2 आवर्स में वो डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड है टू अचीव द इकोनॉमी इन द वर्क। हाँ सही बात है कि जैसे देखिए इकोनॉमी इज डायरेक्टली को रिलेटेड टू द टाइम इटसेल्फ। जब आप हाई स्किल प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो 4 साल में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ साइट इंजीनियर था, और वहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्शन जो किसी का माइक शायद ऑन है, देख लीजिए अपने माइक बंद कर लीजिए सभी लोग। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसे से ज्यादा कीमत समय की होती है। समय की होती है, क्योंकि एक, हाँ ये ठीक है, ओके। पैसे से ज्यादा कीमत कई बार समय की हो जाती है। मैं जब जहाँ काम कर रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में, तो हमेशा हाई स्किल प्रोजेक्ट में एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हमें ये बताया जाता था हाउ मेनी मिलियन मैन आवर्स वी सेव्ड। तो मैन आवर्स मतलब कितने घंटे हमने बचा लिए, क्योंकि 1 घंटा वहां पर पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट समय होता है। 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए में होती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि 24/7 काम चलता है, कभी भी काम नहीं रुकता है। इवन होली दिवाली जैसे समय में भी काम नहीं रुकता है, काम चलता रहता है। वो पेड लीव देते हैं, बाकी सारी चीजें, लेकिन काम समय पे नापा जाता है वहाँ। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी अचीव होती है जब हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो ये 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। फिर आ जाते हैं, सेकंड है उससे भी बड़ा सवाल कि व्हाई शुड यू लर्न सॉफ्टवेयर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, व्हाई शुड यू लर्न सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे से डायरेक्ट रिलेटेड सवाल है कि आपको क्यों सीखना है भाई सॉफ्टवेयर। वो तो सारी चीजें हो ही रही है, लेकिन आपको क्यों सीखना है।
तो उसका जवाब ये है कि इसके तीन फेजेस में मैंने बताया है इसको। टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट मैटर, ये बहुत सही बात है। देखिए क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर के नज़रिए से जब आप काम को देखते हैं, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि किसी बीम में आप शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक्सेट्रा ड्रॉ करते हैं, तब भी बीम के इनसाइड देयर क्रॉस सेक्शन, उसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से बीम रिएक्ट कर रही है, उसको विजुअलाइजेशन आपको नहीं आता है उतना जितना कि आना चाहिए। जबकि जो सॉफ्टवेयर से अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको हर एक पार्टिकल, इवन नैनो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे भी आप देख सकते हैं कि कोई बीम का कौन सा पोर्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है अंडर सर्टेन लोडिंग, अंडर सर्टेन मूवमेंट्स। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे तरीके से आपको विजुअलाइज कराती है, बताती है कि कैसे चीजें काम करती हैं एक्चुअली, रादर देन स्टेइंग इनसाइड द क्लासरूम और विजुअलाइजिंग योरसेल्फ। तो उससे बेहतर तरीके से सॉफ्टवेयर बताता है। दूसरी चीज है टू रिमेन कंटेम्पररी इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, दैट्स वेरी ट्रू। आपको आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कंटेम्पररी बने रहना है, मतलब आपको अपनी वैल्यू बनाए रखना है, तो आपको डेफिनेटली सॉफ्टवेयर सीखने ही पड़ेंगे। आज आप देखेंगे कि अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होती हैं कंपनीज की, लेकिन लगभग सभी में वो एक एसेंशियल नॉर्म, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट डाल दे रहे हैं वो, कि आपको फला सॉफ्टवेयर आना चाहिए, स्ट्रेट प्रो आना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही जनरल हो गई हैं। ना कहें, अगर आईएएस वगैरह के एग्जाम्स की बात ना करें तो लगभग सारे दूसरे एग्जाम्स में वो एक मस्ट कंडीशन हो गई कि आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। बल्कि कई जगह तो मैंने देखा है, इवन मेट्रोज में भी और हाई स्किल प्रोजेक्ट्स में भी, कि वो पहले ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें सर्टेन सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज का बंदा चाहिए, और उसके वही लोग अप्लाई करें जिनको ये सॉफ्टवेयर आता है। So to remain contemporary in a competitive market, you must learn a software, especially in construction related, civil engineering related software आने चाहिए आपको। कौन कौन से आने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फिर आ जाते हैं, थर्ड है टू इनहेंस द एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस एट वर्क प्लेस। डेफिनेटली ये भी सही है कि आपकी एफिशिएंसी, सारे सॉफ्टवेयर आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाते हैं। जब आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है तो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप वो सारा काम खुद ही कर सकते हैं, अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इन वजहों से आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, मस्ट है। देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारे जो जो हमें पढ़ाया जाता है वो सम टाइम वो ऑब्सलीट हो जाता है। हम अभी भी WSM पढ़ रहे हैं, जबकि बाकी कंट्रीज में कब कब सालों दशकों हो गए उसको छोड़े हुए। तो वो क्या पढ़ा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन आपको अपनी फिक्र करते हुए ये सारे सॉफ्टवेयर अपने लेवल पे कर ही लेने हैं, चाहे कोई आपको बताए अथवा ना बताए, क्योंकि ये मार्केट की नीड है, आज की डिमांड है, इसे इसलिए आपको करना होगा। फिर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। तो देखिए मैंने क्लासिफिकेशन इन जनरल सेंस दिया है अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट क्लासिफिकेशन, एब्सोल्यूट क्लासिफिकेशन नहीं है, फिर भी ये आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में या सिविल इंजीनियरिंग में हम देखें कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो वो 3 फेज में होता है, 3 फेज में एग्जीक्यूट किया जाता है। फर्स्ट है ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, ड्राइंग करते हैं हम, ड्राफ्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। फिर एनालिसिस, मॉडलिंग एंड डिजाइन, ये तीनों काम करते हैं हम। एनालिसिस करते हैं, मॉडल बनाते हैं उसका, फिर उसको डिजाइन करते हैं फॉर द रीइंफोर्समेंट एंड अदर पर्पसेस। और थर्ड जो लास्ट में आता है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट का जब हम उसको करने जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है प्लानिंग की, हमें ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो 3 अलग अलग तरीके से मैंने पर्टिकुलरली इसको डिवाइड किया। वैसे देयर आर न्यूमरस सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन जनरल नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये 3 तरीके से बताया है। और सॉफ्टवेयर से एक बात और बता दूं, सॉफ्टवेयर की लिस्ट अनंत है। मतलब से सॉफ्टवेयर का नंबर्स, अगर केवल मैं नाम ही अगर लेते जाऊंगा सॉफ्टवेयर्स का तो ये आधा घंटा खत्म हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर खत्म नहीं होंगे। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में चल रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो हम इन 3 बेसिस पे, हम 3 क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर मेजरली किस फील्ड में
काम कर रहा है। तो फिर पहला जो क्लासिफिकेशन है ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में आ जाते हैं हम कि उनमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो सबसे पहला नाम बच्चा अगर सॉफ्टवेयर के नाम पे सुनता है सिविल इंजीनियरिंग में तो वो है ऑटोकैड। वेरी ट्रू। ऑटोडेस्क कंपनी का बनाया गया है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। ये सॉफ्टवेयर सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है जो आपको, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जो ईडी पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसका सारा काम करता है। जो भी ड्राइंग प्लानिंग कैड से की जाती है, ऑटो कैड से की जाती है। और अभी तो ऑटो कैड लगभग सारे तरह के प्रोजेक्ट बनाने लगा है। पहले तो मल्टी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए था, लेकिन अभी सब कुछ ही करने लगा है वो ऑटो कैड। इसका अगर अभी आगे इसका वो देखेंगे। इसके बाद है रेबिट, एक अनदर एक्सटेंशन इसी का और एडवांस्ड वर्जन है। रेबिट में आप 3D ड्राइंग डिजाइन कर सकते हैं। ऑटोकैड में भी 3D कर सकते हैं, पर रेबिट में ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है किसी भी ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करना। डायरेक्ट आप प्लान बनाइए ऑटोकैड में, उसको रेबिट में ले जाके सेक्शन और प्लान एलिवेशन का बटन दबाइए और वो आपको सेक्शन निकाल के वहाँ से दे देता है। तो ये काफ़ी एडवांस वर्जन है रेबिट ऑटोकैड के बाद रेबिट आता है। फिर इसी तरह 3ds मैक्स, सिविल 3D, स्केचअप, ये ऊपर के चार तो सारे ऑटोडेस्क कंपनी के हैं। फिफ्थ वन स्केचअप इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ट्रायम्बल कंपनी का है, अमेरिका में यूज होता है अधिकतर। ये सभी का काम एक ही है, ड्राइंग का काम है सभी का। सभी से हमें ड्राइंग करने को मिलती है। हमें जो बेसिक ड्राफ्टिंग एंड ड्राइंग लेवल, जो पहला लेवल है सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो यहाँ से कंप्लीट होता है इन सारे सॉफ्टवेयर से। फिर आ जाते हैं ऑटो कैड को। अगर हम थोड़ा देखें उसका थोड़ा इंटरफेस और प्रोजेक्ट समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे मैंने एक जगह ऑटो कैड खोल के रखा। तो ये एक जो बेसिक लेवल है, ये बेसिक आप ड्राइंग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, प्लान बनाते हैं। और फिर आप यहाँ पे स्क्रीन पर अगर मैं जो अपनी प्रैक्टिस के टाइम जो कुछ ड्राइंग्स बनाई थी मैंने, तो उनको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सभी को यहाँ दिख रही होंगी ड्राइंग्स। ये ड्राइंग है, ये G+3 एक बिल्डिंग है उसकी ड्राइंग है। और इसमें कर्सर कहाँ चला गया? ठीक 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 ठीक। तो ये आप ड्राइंग देख रहे हैं G+3 ग्राउंड फ्लोर से लेके ये ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इसमें हर चीज आप एक एक ब्रिक वॉल से लेके बरामदा तक, बाथरूम तक, हर एक चीज आप डिजाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी रह नहीं जाता है। जो कमोड तक यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, तो ये सारी चीजें आप ऑटो कैड की हेल्प से कर सकते हैं। और इसमें हाईएस्ट प्रिसिशन होता है इस तरह के सॉफ्टवेयर में। प्रिसिशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेफरेबल है। तो इस तरह की एक ड्राइंग जनरल ड्राइंग है जो आप ऑटोकैड की हेल्प से बना सकते हैं विद इन मिनट्स। इसको बनाने के लिए शायद 2 घंटे का समय भी नहीं लगेगा। 2 घंटे या 3 घंटे का समय, एक एफिशिएंट अगर आप हैं तो बना देंगे इसको। फिर नेक्स्ट हम आते हैं तो सॉफ्टवेयर मैंने रन करके रखे थे, लेकिन अगर सभी को चलाऊंगा तो थोड़ा स्पीड में प्रॉब्लम होगा, इसलिए कुछ को मुझे बंद करना पड़ा अभी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ऑटोकैड के बाद। ऑटोकैड के बाद आ जाती है जनरल उसका वो। फिर आ गया सेकेंड है एनालिसिस, मॉडलिंग एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है एनालिसिस, मॉडलिंग एंड डिजाइन में, स्ट्रैट प्रो सबसे पहले जो हमारे इंडिया में अभी यूज हो रहा है इसे प्रेजेंटली। तो इसके बाद ई टैब्स यूज होता है लैटिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में। ई टैब्स को यूज किया जाता है। स्ट्रैट प्रो जो काम करता है वही ई टैब भी करता है। सैप 2000, एनसिस, मैटलैब, ये सारे उसी के लिए काम में आते हैं, एनसिस एनालिसिस, मॉडलिंग और डिजाइन के लिए। स्ट्रैट प्रो हमारे लिए अभी बहुत कंटेम्प्रेरी, हर जगह यूज होता है स्ट्रैट प्रो। एटलीस्ट जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनमें स्ट्रैट प्रो यूज होता है। स्ट्रैट प्रो का काम क्या है, जो डिजाइन आपने बनाया है उसको एनालाइज करना है। जो आप एसडीएफ शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, उसकी हेल्प से आपको एनालिसिस करके पता चलता है कहाँ क्या फोर्स लग रहा है। उसके बाद आप आरसीसी डिजाइन करते हैं। तो ये सारा काम जो है इन सॉफ्टवेयर पे होता है।
स्ट्रैड प्रो की अगर बात करें तो ये स्ट्रैड प्रो का इंटरफेस है, इस तरह से दिखाई देता है। स्ट्रैड प्रो भी मैंने खोल के लगा था, यहाँ पे देख लेते हैं। ये स्ट्रैड प्रो में एक देख रहे हैं आपके वाटर टैंक डिजाइन करके रखा है, 3D रेंडरिंग व्यू है। इसको आप जितना जूम कर, इसमें डिटेलिंग आप किसी भी लेवल तक इसकी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं। 3D रेंडरिंग व्यू है, इसमें ऊपर से कैसा दिखाई देगा आपका वाटर टैंक वो दिखाया जा रहा है। और इसको अगर हम क्लोज करें तो डिजाइन करने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क पूरा सब कुछ डिजाइन हो गया है। अब हमें एक एक इंडिविजुअल अगर एलिमेंट को हम देखें कि उसको हमने किस तरह से डिजाइन किया है, तो वो आप पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क में यहाँ से देख सकते हैं। जैसे रिएक्शन की बात करें तो देखिए ये सारी रिएक्शन निकल के आ गई है, हर एक पॉइंट पे रिएक्शन दिखाई दे रही है। और बीम की बात करें तो सारे बीम में ये देखिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आएगा हर एक बीम का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इंडिविजुअली भी इनको क्लिक कर सकते हैं। इंडिविजुअली एक बीम को मैंने यहाँ क्लिक किया और ये बीम का सब कुछ पूरी उस पर्टिकुलर ये एक बीम है केवल, उसकी सारी जन्म कुंडली यहाँ निकल के आ जाएगी। ये ज्योमेट्री है, यहाँ प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं उस बीम की, पर्टिकुलरली लोडिंग क्या लग रही है वो लोड केस मैंने पहले डिफाइन कर दिए थे वो। फिर इसके बाद शेयर बेंडिंग मूवमेंट कितना मैक्सिमम बन रहा है ये डायग्राम है, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना जा पा रहा है वो, और कॉन्क्रीट डिजाइन भी इन्होंने साथ में कर दिया है। कॉलम है, चूंकि ये वर्टिकल बीम है, कॉलम है ये, तो कॉलम की डिजाइन कितने स्पेसिंग पे कितने mm का सरिया लगेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें दिखाई गई है बार नंबर 16 है। तो इस तरह से स्ट्रैड प्रो काम करता है। स्ट्रैड सारा काम ये एक वाटर टैंक डिजाइन करने में शायद आपको कई दिन लग सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैड प्रो में सॉफ्टवेयर में ये चीज जो है कुछ घंटों की होती है, घंटों में काम हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रैड प्रो के बाद अपना मैटलैब के ऊपर। मैटलैब भी अगेन एक एनालिसिस डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है, एनालिसिस किया जाता है इसमें। मैटलैब और एनसिस दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डिजाइनिंग लेवल पे या आपको मॉडलिंग अगर करना है तो उसके लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट और अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर मैटलैब और एनसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटलैब में बेसिकली मैटलैब का फुल फॉर्म जो है वो है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो जब चीजें रिसर्च में आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आप रिसर्च की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे मैथमेटिक्स रोल प्ले करती है अपना, सारा कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस पे आके टिक जाता है, जिसमें और मैथमेटिक्स भी जब आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो सारी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। हम सभी ने देखा होगा होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हम सॉल्व करते थे बचपन में, तो आप देखेंगे कि आगे जब मैथमेटिक्स जैसे जैसे बढ़ेगी, पार्शियल इक्वेशंस आती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, तो वो सारी इक्वेशंस आखिर में जाके जब मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हम उनका लेते हैं तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैटलैब प्रोग्राम अपना काम करता है। बड़ी बड़ी ह्यूज लंबी इक्वेशन से आप कहें कि ऐसे इक्वेशन जिनको सॉल्व करने में महीनों का समय लगता, वो मैटलैब चुटकियों में कर देता है। और हालांकि इसका रिजल्ट आने में कई बार समय भी लगता है, कई बार तो प्रोग्राम इतने बड़े होते हैं कि रिजल्ट आने में एक दो दिन लग जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है इनको रन करने के लिए मैटलैब्स को। ये इतने हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वर्क ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आपको रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट है या हायर लेवल पे आप एनालिसिस और डिजाइन में जाना चाहते हैं, तो एनसिस और मैटलैब ये तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, जिनमें से एक मैटलैब तो अभी मैं कंप्लीट होने वाला, मेरा जस्ट 80% के करीब लेक्चर कंप्लीट हो गए और उसके 20% के करीब बाकी है। इसमें देखिए अब यहाँ पे एक बात और जरूरी है कि सारे प्रोग्राम पर्टिकुलरली जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक शेयर किया है मैंने। जैसे मैटलैब और एनसिस जो जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि अब जेनेरिक मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन हो गए हैं, जैसे ऑटोकैड है या स्ट्रैड प्रो है।
तो इनको आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा आपको स्पेशलाइज्ड कोई नहीं चाहिए, टीचर नहीं चाहिए, उनको आप ऑनलाइन अगर चाहें तो सीख सकते हैं। कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, बहुत अच्छा भी सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की बात आती है, जैसे कि मैटलैब हो गया, एनसिस हो गया, और भी ई टैब्स हो गया, इनमें जब इनकी बात करते हैं हम, तो हमारे को इंटरनेट पे भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, और आपको फिर कोर्सेज परचेज करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने एक कोर्स परचेज किया, आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने कुछ अप्रैल में इसको परचेज किया था, बहुत 700। कोई ज़्यादा इनका कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन ये अगर आप इनको प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप इन इन कोर्सेज को हमेशा बाय कर सकते हैं। इनको बाय कर सकते हैं और इन पे इनसे इनसे सीख सकते हैं। ये यूडमी की एक वेबसाइट है, जहाँ से मैंने परचेज किया था ये कोर्स। तो इस तरह से आपको जो प्रोफेशनल जो एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है, जो एनालिसिस में यूज होते हैं, जैसे मैटलैब और एनसिस हो गया, तो वो आपको परचेज करना ही बेहतर रहेगा, वहां से पकड़ के सीखना अच्छा रहेगा। फिर लास्ट फेज जो आता है वो है प्लानिंग मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूशन के समय प्लानिंग और मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर लगते हैं वो। तो उनमें सबसे बेहतर है प्राइमेवेरा, जो कि इंडिया में अभी यूज किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है निकमार जैसे इंस्टीट्यूट जो होते हैं। निकमार आप सभी ने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। तो वहाँ पे निकमार के ही यूज किया जाता है। यहाँ पे जो आप सीपीएम पर्ट जो पढ़ते हैं, सीपीएम एंड पर्ट जो हम पढ़ते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोजेक्ट एवल्यूशन रिव्यू टेक्निक, उन सभी में जो कुछ भी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, वो सभी कुछ हमें प्राइमेवेरा में एज सॉफ्टवेयर के फॉर्म में देखने को मिलती है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी उसी तरह का एक, उससे थोड़ा कम इसका पोटेंशियल है, उससे छोटे लेवल के प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में होते हैं हैंडल। टाइलोज है, उसी का एक वर्जन है। लीनियर प्रोजेक्ट जैसे रोड प्रोजेक्ट वगैरह हो गए, उसमें टाइलोज यूज किया जाता है। प्रोजेक्ट किक स्टार्ट भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये 4 सॉफ्टवेयर उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में यूज होते हैं। प्राइमेवेरा का इंटरफेस आप देख रहे होंगे इस तरह से, प्राइमेवेरा इस तरह से कुछ दिखाई देता है। और इस पे हम जो प्रोजेक्ट की जो शेड्यूलिंग प्लानिंग है वो सब हम करते हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज होता है। यहाँ से जो बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन या वहाँ जाना चाहते हैं, अपने हाई स्किल प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि सारा प्रोजेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसकी प्री प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से 6 महीने पहले तो सर्वे शुरू हो जाता है कि आप कहाँ से प्रोजेक्ट, 6 नहीं वो 5 साल पहले तो सर्वे शुरू हो जाता है, और 6 महीने पहले सारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है कि आखिरी लेवल जब आखिरी ईंट रखाई जाएगी तो वो किस दिन किस जगह रखाया जाएगा। तो ये सारी चीजें एक्सटेंसिव प्लानिंग का नतीजा होती है, और वो प्लानिंग हम बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ज्यादा बड़ी लेवल पे हमको प्लानिंग करनी होती है, तो वो सब कुछ प्राइमेवेरा से पॉसिबल है। प्राइमेवेरा ही यूज किया जाता है। इसमें हर एक चीज चूंकि जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो एक दूसरे से लिंक अप करके आप एक प्रॉपर प्लान ऑफ अ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर हो गया। फिर इसके बाद लगभग सारी तरह के सॉफ्टवेयर यूज हो गए। मैंने पहले ही बताया कि सॉफ्टवेयर अगर नाम की बात करें तो इतने सॉफ्टवेयर हैं कि उन्हें आधे घंटे में शायद उनके नाम भी ले पाना पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी कुछ जो और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हम देखें, अगर some अदर इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर में एमएक्स रोड है, रोड्स के लिए यूज किया जाता है। हाईवे डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ऑटो प्लानर है, हेड एवेकस है, मिडास जीटीएस है जो टेक्निकल वर्क के लिए यूज किया जाता है। सॉइल टेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए एसटीआर यूज किया जाता है। और माइक्रो स्टेशन विकास, वाटर कैड, वाटर जेम्स, सीवर कैड, फ्लो मास्टर, ये सारे सॉफ्टवेयर सिविल के अलग अलग डिसिप्लिन, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो, सॉइल मैकेनिक्स, जियोटेक इंजीनियरिंग हो, तो उन सब के लिए अलग अलग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उन्हें सीख सकते हैं अपने लेवल पे। फिर इसके बाद एक चीज़ और मैं कहूँगा कि सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, जिनमें से अगर आप मुझसे पूछे कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे
क्या सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप ऑटोकैड सीखिए। ऑटोकैड किस तरह से काम करता है, हर जगह हर डिज़ाइन में आपको ऑटोकैड मिल जाएगा, तो ऑटोकैड सीखिए। उसके बाद अगर बेसिक एनालिसिस लेवल पे आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो स्ट्रैड प्रो सीखिए। उसके बाद स्ट्रैड प्रो भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि ईटेप्स भी अभी बहुत बहुत ज़ोर से चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी हमारे यहाँ लगभग सभी जगह स्ट्रैड प्रो ही यूज़ होता है। स्ट्रैड प्रो, स्ट्रैड फाउंडेशन, ये यूज़ होते हैं। और बस लास्ट में से पहले कि समय कुछ बचा है तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सभी को कि सॉफ्टवेयर सीखने का काम एक वो आप सॉफ्टवेयर को आपको एज अ लीडर सीखना होता है। मैं आपको ये बता दूं कि सॉफ्टवेयर को आप ये मत सोचिए कि वो सीख लेगा मुझे सिखा देगा तो मैं सीख लूंगा या वो कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा समय निकल जाता है, कभी कोई कुछ नहीं सीख पाता है। मेरी बात करूं तो मैंने जब सीखना शुरू किया था तो आप ये तो मेरे साथ के फ्रेंड से मैंने कहा उनको कि आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो लेकिन हाँ तुम कर लो फिर हमें बता देना। आज ये हालात है कि मैं सीख के सब खत्म भी कर चुका हूँ, दूसरों को सिखा रहा हूँ, लेकिन अब वो अभी भी यही कहना है कि तुम सीख कर हमें सिखा देना। तो आप एज अ जब सॉफ्टवेयर सीखने जाएंगे तो आप ये समझ के सीखिए कि आपको 4 लोगों को और सिखाना है, और तभी आप उसको अपने अपने लेवल पे उसको सीख पाएंगे। और बाकी इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। ऑटोकैड पूरा मैंने इंटरनेट पे ही सीखा है, स्ट्रैड प्रो भी बहुत कुछ इंटरनेट पे सीखा है, मैटलैब में प्रोफेशनली कोर्स बाय करके सीखा है, एनसिस भी प्रोफेशनल कोर्स बाय करके सीखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा शायद समय हो ही रहा है। इसके अलावा ये मेरी डिटेल्स हैं, अगर आपको किसी भी तरह का वही कोई कहिए आप, खत्म हो गया। जी इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी डिटेल्स है, लास्ट स्लाइड जो है वो डिटेल्स की है। नाम है, ये मोबाइल नंबर है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कह दूं कि अभी रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है जिसमें डे टू डे हम बातें करते हैं। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं वहाँ पे बच्चों को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो चीज़ें हैं वो हम बताते हैं। कभी किसी को अपने लाइफ में किसी भी तरह की कंफ्यूजन, किसी भी तरह का डीमोटिवेशन होता है तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। मेरे नाम से सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा वो चीज़। तो ये सारा कुछ है। आई थिंक आई एम डन नाउ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं किसी भी तरह का। या चैट बॉक्स में लिख दें, जिसे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो चैट बॉक्स में लिख दें वो। चैट, हाँ ये चैट बॉक्स में कुछ मैसेज दिख रहे हैं सर। मैटलैब को एक्स क्यू बोलो को लिए नहीं है ना, क्या लगा एक्स वालों के लिए नहीं है ना, ये लिखा हुआ शायद। नहीं मैटलैब सभी के लिए है, किसी पर्टिकुलर एक ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। मैटलैब का यूज एनालिसिस पर्पस से, देखिए मैथमेटिक्स जहाँ भी इन्वॉल्व है वहाँ मैटलैब है, क्योंकि मैथमेटिक्स आगे जाके रिसर्च लेवल पे आप बगैर मैटलैब के नहीं कर पाएंगे। आपको सालों लग जाएंगे एक इक्वेशन निकालने में, महीनों लग जाएंगे कई बार। तो मैटलैब सभी के लिए है, ये ब्रांच ओरिएंटेड नहीं है वो। दूसरा सर आवाज वो, ये तो मैटलैब इज यूजफुल फॉर एनालिसिस प्रोग्राम, हाँ ये बता दिया सर ने। इसके अलावा कोई है? मैथ का ज्यादा यूज किस फील्ड में होगा, ये नहीं समझ आया। तो ये जो रियल में करके इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किस फील्ड में मैटलैब का यूज करना है, ये नहीं समझ में आया। ये आपको अभी नहीं आएगा, ये आप जब रिसर्च में आगे जाएंगे या एमटेक लेवल में बढ़ते हैं या पीएचडी लेवल में बढ़ते हैं तब आप इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप ले पाएंगे मैटलैब की पर्टिकुलरली, क्योंकि मैटलैब वही यूज होता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मैटलैब यूज नहीं होता है। मैथ का ज्यादा यूज तो एनालिसिस ये हो गया, मैटलैब का यूज। ठीक है,
ये सवाल किसी का और कोई सवाल हो तो बता सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे भी आप जाके सवाल पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा ही है, कोई सॉफ्टवेयर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ही है, क्रैक वगैरह क्रैक नहीं मिल रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी, तो वो आप सब कुछ फेसबुक पे मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा कि कहाँ से क्या मिलना है। ईटेप्स एंड स्ट्रेट प्रो में बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? दोनों ही बेस्ट है। ईटेप्स और स्ट्रेट प्रो दोनों ही बेस्ट हैं। स्ट्रेट प्रो में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा जो स्लैब की डिजाइन है या प्लेट्स करके डिजाइन करता है वो स्ट्रेट प्रो, तो वो उतना एफिशिएंट नहीं है स्लैब वगैरह के लिए स्ट्रेट प्रो। लेकिन ईटेप्स हर तरह की डिजाइन के लिए सक्षम है। और स्ट्रेट प्रो में और डायनेमिक डिजाइन भी जो है वो उतने एफिशिएंटली नहीं हो पाती है, जैसे सीस्मिक एनालिसिस हो गया। लेकिन ई टेप्स में वो सारी कुछ हो जाती है, और ई टेप्स इज डेफिनेटली बेटर होता है इससे। आई थिंक इट्स गॉन। ये जितेंद्र जी आप आए और आपने शेष टॉक दिया नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इन सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके लिए एक सर्टिफिकेट है जो कि हम सेज ग्रुप की तरफ से दे रहे हैं आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने बच्चों को समझाया कि सॉफ्टवेयर की सिविल इंजीनियरिंग में क्या ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स समझे होंगे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो और फ्यूचर में भी सवाल पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शेष टॉक में जुड़े।